इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। पाकिस्तान की तरफ से फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। जिला पुंछ के शाहपुरा सेक्टर में फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी अफवाज भारी शेलबारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पाकिस्तान की तरफ से फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर में फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी अफवाज भारी शेलबारी कर रही है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मनोज कौल से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, पाकिस्तान की तरफ से फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, क्या कुछ नुकसान की इतलात है? देखिए आजम, आपसे कुछ देर पहले पुंछ का जो शाहपुर सेक्टर है वहाँ पाकिस्तान की तरफ से शदीद गोलाबारी की गई है और भारतीय फौज जो है वो उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मैं आपको बता दूं कि कल भी इस सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई थी। सौजिया सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी और उसके बाद वहाँ फायरिंग की, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। तो कल जो शाहपुर में फायरिंग हुई थी उसमें 3 लोग जो है जख्मी हो गए थे, जिसमें एक 12 दिन का जो एक मासूम बच्चा है वो भी जख्मी हो गया था, जो आज जख्मों की ताब न लाकर चल बसा है। तो कुल मिलाकर अब कल से जो फायरिंग हुई है उसमें एक जो है मासूम बच्चे की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 2 लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं। फिलहाल जो इंडियन आर्मी है वो भी पूरी तरह से मौसर जवाब दे रही है पाकिस्तान की इस गोलाबारी का। जो हमने देखा आजम के पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर जो एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल शाहपुर सेक्टर में फायरिंग जारी है और भारत की तरफ से भी माकूल जवाब दिया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि जो मुकामी लोग हैं क्या उनको कहीं शिफ्ट किया गया, क्योंकि भारी गोलाबारी हो रही है जैसा बताया आपने मनोज, तो क्या इन लोगों को कहीं बंकर वगैरह में शिफ्ट किया गया, इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए आजम, ये जो एरिया है इस एरिया में ऑलरेडी बंकर बनाए गए हैं और हालांकि कुछ बंकर अभी भी जेर तामीर है। और जैसे ही गोलाबारी होती है तो मकामी आबादी जो है वो बंकरों में चले जाते हैं और बाकी जो इलाके होते हैं, जो महफूज मकामात है, वहाँ उस तरफ कूच कर जाते हैं। और फिलहाल जो आज अभी जो ये फायरिंग का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से जो मकामी लोग हैं वो महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। और साथ ही जो भारतीय फौज है वो पाकिस्तान की गोलाबारी का शदीद जवाब दे रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर में भारी इस वक्त गोलीबारी पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। जयपुर में मदरसा पैरा टीचर का एहतजाज मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड के दफ्तर के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना दे रहे हैं टीचर। मदरसा बोर्ड के दफ्तर के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत का ये धरना जारी है। आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त जयपुर से जो खबर आ रही है, जयपुर में मदरसा टीचर्स का एहतजाज जारी है, मुस्तकिल करने का कर रहे हैं मुतालबा। मदरसा बोर्ड के दफ्तर के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना जारी है। और हमारे साथ इस वक्त अरबाज हमारे नुमाइंदे जयपुर से जुड़ रहे हैं। अरबाज, मदरसा पैरा टीचर एहतजाज कर रहे हैं, क्या है इनकी मांगे? क्या हुकूमत की तरफ से पूरा करने का कुछ वादा किया जा रहा है? देखिए, बजट से पहले से और बजट में भी लगातार मदरसा पैरा टीचर्स ने पूरे राजस्थान में अपनी डिमांड्स की। पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग जगह उन्होंने धरने प्रदर्शन किए और 22 तारीख को उन्होंने जब बजट में कुछ नहीं मिला तो परेशान होकर के, मायूस होकर के इन्होंने पूरे राजस्थान के मदरसों के ऊपर ताला लगा दिया। 22 तारीख से मुसलसल जो राजस्थान के मदरसे हैं जितने भी रजिस्टर्ड वो बंद हैं। उनके बंद होने की वजह से तालीम पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है मदरसों के अंदर। और आज 29 तारीख को पूरे राजस्थान के जो मदरसा पैरा टीचर है उन्होंने जयपुर में कूच किया। मैं दिखाना चाहूंगा कि भारी बारिश का दौर यहां पर जारी है। छाते लेकर के अलग अलग जगह से जो मदरसा पैरा टीचर्स हैं वो पहुंचे हैं, बाकायदा अपने बच्चों के साथ में है बहुत से अपने परिवार के साथ में है। तमाम लोग यहां पर जो सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि भाई हमें रेगुलर किया जाए, क्योंकि पिछले 18 साल से लेकर के 10 साल तक इन्हें अपनी जॉब्स को करते हुए हो गया है और हर चुनाव में इनसे यह वादा किया जाता है कि इन्हें रेगुलर किया जाएगा, इनकी जॉब्स पक्की की जाएंगी। लेकिन अभी तक जो आखिरी बजट गया है उसमें भी कोई ऐसा इनके जो डिमांड है उसको लेकर के कोई ऐलान नहीं किया गया। अब ये मदरसा बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर पहुंचे हैं, शिक्षा संकुल ये कैंपस है, यहाँ पर पहुंच करके बाकायदा धरना दे रहे हैं और ये ऐलान कर दिया है कि अब अपनी मांग को लेकर के कोई ना कोई जवाब लेकर ही यहाँ से उठेंगे। बिल्कुल अरबाज, एक चीज जानना चाहिए, मदरसा बोर्ड के दफ्तर के बाहर इन्होंने ये एहतजाज किया है, धरना वहां पर जारी है, तो क्या इसको और बड़े पैमाने पर करने का इरादा है? क्या ये और आगे बढ़ेंगे ये लोग?
जी बिल्कुल, बातचीत करते हैं। क्या तैयारी है आपकी, क्या आप आगे करना चाहते हैं? हमने 4 सूत्री मांग जो है दिनांक 22 जुलाई से हम लोग बराबर दे रहे हैं, लेकिन आज पूरे 8 दिन हो गए हैं और सरकार का एक भी नुमाइंदा या एक भी अधिकारी हमको ये पूछने नहीं आया है कि आपकी मांग क्या है और आपकी मांग पे हम वार्ता करें। उसी को लेके हम आज जो है प्रदेश से 33 जिलों से जो है यहाँ जिला जो है प्रदेश की राजधानी जयपुर में इकट्ठे हुए हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ जो है उठने वाले नहीं है। अगर अभी तो हमारा शांतिपूर्वक चल रहा है, अगर हमको जो है वक्त लिए अगर जो है बुलाया नहीं गया तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, उग्र आंदोलन करेंगे। कई और तंजीमें हैं जो इनको अपना समर्थन दे रही हैं। आप लोगों ने क्यों समर्थन दिया है, क्या डिमांड करें सरकार से? देखिए, पैरा टीचर्स की जो मांगे हैं बिल्कुल वाजिब है। 7,002 रुपए में अगर आप ये उम्मीद करें कि पैरा टीचर अपने बच्चों को पढ़ाए और अपना घर चलाए तो ये बिल्कुल नाइंसाफी की बात है। और गहलोत साहब ने वादा किया था कि हम पैरा टीचर्स को मानदेय बढ़ाएंगे और उनको परमानेंट करेंगे। राहुल गांधी जी ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि हम न्याय देंगे। ये पैरा टीचर कह रहे हैं हमें न्याय नहीं मिला, हमारा न्याय डिलीवर कीजिए। प्रियंका जी ने कहा था हम डिलीवर करेंगे, अगर डिलीवरी नहीं करते हैं तो न्याय लेने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। हम डिलीवरी लेने दिल्ली जाएंगे। हम यहाँ बैठे हैं पैरा टीचर्स के साथ, तमाम तंजीमें, राजस्थान मुस्लिम परिषद, मुस्लिम महासभा, जितनी भी तंजीमें हैं पैरा टीचर्स के साथ हैं। समाज साथ आ चुका है और पैरा टीचर्स के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, विधायकों ने आवाज उठाई, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पैरा टीचर 7 दिन से मदरसे बंद करके बैठे हैं। 1.5 लाख बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, उस और सरकार की तवज्जो नहीं है। तो इन चीजों को लेकर यहाँ हम सरकार का विरोध कर रहे हैं और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तमाम तंजीमें पैरा टीचर के साथ खड़ी रहेंगी। जी बिल्कुल, तमाम तंजीमें खड़ी रहेंगी। आप देखिए कि पूरे राजस्थान से ये पूरा कैंपस भर गया है, अलग अलग जगह से लोग आए हैं, बहुत दूर दराज और जो अंदरूनी इलाके हैं, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां से जयपुर पहुंचे हैं। महज 7,000 के अंदर इन्हें अपने घर का गुजारा करना होता है। 10-10 साल, 18-18 साल इन्हें अपनी सर्विसेज देते हुए हो चुके हैं। उसके बावजूद सरकार तक इनकी जो डिमांड्स है पहुंच नहीं रही है, इनकी बात नहीं पहुंच रही है। आज इनका एक फुल फाइनल अल्टीमेटम सरकार को है कि या तो हमारी मांगों को लेकर के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने रखें, नहीं तो ये एहतजाज करते हुए सड़कों पर जाएंगे, सड़कों को रोकेंगे और अपनी डिमांड पूरी करके मानेंगे। हालांकि राजस्थान असेंबली के 2 MLA यहां पर पहुंचे, उन्होंने बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि या तो काबीना जो वजीर हैं अकलियत मामलात के, वो खुद यहां पर आए और बातचीत करके रिटर्न में ये दें कि इनकी डिमांड्स को लेकर के सरकार ये फैसला करने जा रही है। उसके बिना ये लोग अपना ये जो एजिटेशन है ये विड्रॉ नहीं करेंगे। फिलहाल यहां पर आकर के बैठ चुके हैं और ऐलान कर दिया है कि राजस्थान में जो मदरसा तालीम 22 जुलाई से ठप पड़ी है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी और कोशिश इनकी यही रहेगी कि जब तक इनके मुतालबे को लेकर के कोई सही जो नतीजा सामने नहीं आता तब तक ये यहां से उठेंगे नहीं। बिल्कुल। और एक चीज और जानना चाहेंगे कि सरकार लगातार कहती है कि मदारिस को रजिस्टर्ड करवाइए, जो भी फंड होगा वो मुहैया कराएंगे, मैथ के या साइंस के टीचर भी मुहैया कराने की बात सरकार करती है, तो यहां पर टाल मटोल से काम क्यों लिया जा रहा है? देखिए, राजस्थान के अंदर ये जो मदरसे हैं और ये जो मुदर्रिस हैं यहाँ पर बैठे हैं, ये लोग वो हैं जो रजिस्टर्ड मदरसा पैरा टीचर्स हैं। राजस्थान में तकरीबन 3200 मदरसे हैं जिन्हें रजिस्टर किया है और उनमें तालीम देने वाले 6,500 से ज्यादा ये वो मदरसा पैरा टीचर्स हैं जो तालीम मुहैया कराते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो मुफ्त की तालीम के लिए मदरसों का रुख करते हैं। उन्हें वो इंतजामात नहीं मिल पाते जो कि हायर एजुकेशन के लिए, एडवांस और मॉडर्न एजुकेशन के लिए जरूरत होती है, लेकिन उन बच्चों की तालीम पर खतरा है। राजस्थान के इन मदरसों के अंदर अगर देखा जाए तो 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम याफ्ता हैं और उनकी तालीम के ऊपर एक बड़ा खतरा यहां पर मंडरा रहा है। लेकिन सरकार को 22 जुलाई से तमाम मदरसे बंद हैं, कोई कान में जू नहीं रहेंगी है, कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है। बजट में एक ऐलान उन्होंने ये जरूर किया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि फैसला इनके हक में होता है या नहीं, लेकिन अभी तक सरकार ने 5 करोड़ रुपए जो है मॉडर्न एजुकेशन के लिए पास किए थे, लेकिन वो मॉडर्न एजुकेशन जब मदरसों के अंदर उनके टीचर्स ही नहीं होंगे, ताला लगा होगा, तो कैसे मिल पाएगी उनको वो एजुकेशन? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरे राजस्थान के मदरस यहाँ पर मौजूद हैं, ये बैठ करके मुतालबा कर रहे हैं और इनके मुतालबे को लेकर के अभी तक, क्योंकि राजस्थान में असेंबली सेशन जारी है, सीएम यहाँ पर विधानसभा के अंदर मौजूद है और जो तमाम जिम्मेदार मंत्री हैं, वजीर हैं, वो भी वहां पर बैठे हुए हैं और उनको लेकर के कई बार मुतालबा किया गया है। उनके घर बाकायदा फूलों के टोकरे लेकर
लेकर के ये लोग पहुंचे थे। राजस्थान के अलग अलग जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इन लोगों ने, हर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने बाकायदा वहां पर एजिटेशन किए हैं अलग अलग तरीके से। 22 तारीख के बाद में आज ऐलान करके 29 तारीख को ये हेडक्वार्टर जयपुर में पहुंचे और यहां पहुंच करके अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इनकी डिमांड को लेकर के कोई पॉजिटिव रुख सरकार दिखाए। लेकिन सरकार को लेकर के इनका भेदभाव का आरोप है, ये इनका इल्जाम है कि भाई आप वोट लेते वक्त हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं। अपने जो सरकार का एक जो घोषणा पत्र होता है जिसे संकल्प पत्र वो लोग कहते हैं, उसमें यह बात शामिल की गई थी कि मदरसा पैरा टीचर्स को रेगुलर किया जाएगा। उसके बावजूद सरकार का जो रवैया है और नजरिया है वो वैसा नहीं है जो वोट लेने से पहले था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। लफ्ज अकलियत की तशरीह में मरकज कोई तब्दीली नहीं करेगा। इस हवाले से मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि मरकजी सतह पर सिर्फ 6 अकलियतें नोटिफाई हैं। मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध अकलियतों के जुमरे में आते हैं। रियासती सतह पर तरक्की और जरूरत के मुताबिक रियासती हुकूमतें किसी भी तबके को अकलियत का दर्जा दे सकती हैं। वादे है कि आज अकलियती कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में लफ्ज अकलियत की तशरीह के हवाले से जवाब दाखिल करना है। बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय ने 8 रियासतों में हिंदुओं के अकलियत होने की बुनियाद पर हिंदुओं को अकलियत का दर्जा दिए जाने पर सवाल उठाया है। सेंटर का एक ही सिस्टम है। 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज केंद्र में हैं। जैन हैं, सिख भाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं। 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी सेंटर में हैं। उसके अलावा अलग अलग स्टेट को अधिकार है कि अपने स्टेट में स्टेट के सामाजिक, आर्थिक, जनगणना की दृष्टि से देखते हुए किसको उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देना है नहीं देना, ये उनके स्टेट का तय करना है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य खुर्रम शहजाद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। खुर्रम, लफ्ज अकलियत की तशरीह में मरकज कोई तब्दीली नहीं करेगा, कितनी बड़ी राहत की बात है। देखिए, राहत कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि सीधे तौर पर के जो मरकज है वो ये नहीं चाहता कि एक ऐसा दरवाज़ा खुल जाए जिसमें उसको आगे और भी मुतालबात का सामना करना पड़े। क्योंकि अगर ये एक बार दरवाज़ा खुल गया कि किसी भी जगह पर 8 रियासतों में आपने अगर दे दिया हिंदुओं को कि उन्हें अकलियत का दर्जा दिया जाता है, तो फिर दूसरे लोग भी मुतालबा करने लगेंगे और दूसरी कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग सतहों पर, उनका मुतालबा किया जाने का, लिंगायत करने लगेंगे, दूसरे लोग करने लगेंगे। इसलिए शायद मरकज़ नहीं चाहता कि इस तरह का कोई बदलाव या कोई तब्दीली करे जिससे तनाज़ा बढ़ जाए, और शायद कोई नया तनाज़ा खड़ा भी करना नहीं चाहता। इसलिए ये कहना चाहिए कि सीधे तौर पर राहत है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं कि इससे पहले जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे ताहिर महमूद साहब, उनकी तरफ से ये सिफारिश की गई थी कि इस तरह का काम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा इस पर अमल नहीं किया गया। कई मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, दानिश्वर हैं, मौलाना महमूद मदनी की तरह से वो इस बात की हिमायत कर चुके हैं कि ऐसा किया जा सकता है। तो हालांकि ये सारी चीज़ें अभी तक मरकज़ के तहत जिस तरह से होती आई हैं उसमें साफ है कि मरकज़ कोई तब्दीली करने नहीं जा रहा है। कि जिस तरह हलफनामा दाखिल करने की बात की जा रही थी कौमी अक़लियती कमीशन की तरफ से, अब साफ है क्योंकि वज़ीर की तरफ से बयान आ गया है, तो किस तरह का हलफनामा है, किस तरह का रुख है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने जा रहा है, ये साफ हो गया है। तो इस मामले में क्या होने वाला है वो साफ है। जहाँ तक इस पूरे तनाज़े की बात है कि 8 रियासतें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और मणिपुर जो रियासतें हैं वहां पर हिंदू बहुत कम अकलियत में हैं, उनकी तादाद कम है। इसलिए यह दलील दी गई थी कि वहां पर हिंदुओं को जो है अकलियत का दर्जा दिया जाए, वहां की जो स्कीमें हैं जो अकलियतों के लिए होती हैं उनको भरपूर तवज्जो दी जाए, उनको जो नौकरियां होती हैं उनमें उनको हिस्सा मिले, इस तरह की बात थी। और जो आर्टिकल है कौमी अक़लियती कमीशन का जो एक्ट है उसमें जो C2 है उसको रद्द करने की जो है पूरी जो मांग की गई थी अश्विनी उपाध्याय के जरिए, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट में कौमी अक़लियती कमीशन को अपना जवाब दाखिल करना था। वजीर की तरफ से बड़ा बयान आया जिससे साफ हो गया है कि कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। खुरैरा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में वक्फ बोर्ड और वक्फ इमलाक के ताल्लुक से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें पूरे मुल्क से लोगों ने शिरकत की। वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मरकजी हुकूमत आने वाले 100 दिनों में वक्फ इमलाक को 100% डिजिटल करने वाली है। इन्होंने यह भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी 100% कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास मंसूबे के तहत वक्फ इमलाक पर तामीरात के लिए 100% फंडिंग की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के
8 मुतवल्लियों को एजाज से भी नवाजा गया। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से वक्फ इमलाक का डिजिटलाइजेशन और JIO मैपिंग का काम काफी अहम है। वजारत अक़लियत के इस इक़दाम से वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी कब्जों पर रोक लगेगी। ये पहला मौका है कि अभी तक तो मुतवल्लियों को गाली दी जाती है ज़्यादातर, तो जो मुतवल्ली जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रख रखाव के लिए, उसके विकास के लिए और उसके समाज के लिए सही उपयोग, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हमने पुरस्कृत और प्रोत्साहित करना शुरू किया है। और आगे आने वाले दिनों में भी जहां पर एक तरफ जो इस तरह के लोग हैं जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उसके गड़बड़ झाला कर रहे हैं, उनको हम जो है वो सज़ा दे रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं और ये हम आगे काम जारी रखेंगे। न्यू लीज पॉलिसी फाइनल हो गई है। स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने उसका मसौदा भेज दिया है। स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने अपने रिकमेंडेशन आना शुरू हो रहे हैं और आने के साथ ही जो है हम उसको लागू करेंगे। उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उसके विकास के लिए, उसके ढांचागत विकास के लिए भी जो प्रपोजल आएंगे उनको हम पूरी तरह से 100% फंडिंग करेंगे। 100 दिनों में हमने जो है वो 100% डिजिटाइजेशन जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के करने का लक्ष्य रखा है। और आपको हमें अच्छी बताते हुए खुशी होगी कि लगभग 70 से 80% वक्फ बोर्ड्स को हमने सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के बीच में जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर दी है, जिसमें कि जो है वो हर दिन किसी न किसी वक्फ बोर्ड से 2-2, 3-3 वक्फ बोर्ड के साथ सीधे जो वक्फ काउंसिल के मेंबर्स हैं या वक्फ काउंसिल के ऑफिसर्स हैं वो जो है वो बातचीत करके वहां पर जो हालात हैं उसकी जानकारी लेते हैं। ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में नाफिज आइन की दफा 35A पर न्यूज 18 से खास गुफ्तगू की। इन्होंने जम्मू कश्मीर के मुकामी सियासी लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि सियासी पार्टियां 35A पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं, इन्हें रियासत के अवाम की फिक्र नहीं है। जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर साहब, 35A को लेकर के राज्य के स्थानीय दलों ने बड़ी चिंता जताई और ये कहा है कि जल जाएंगे अगर इस तरीके की कोई कदम उठाया जाए। देखिए, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि ये चिंता इनको 35A की नहीं है, क्योंकि यही लोग हैं जो ठगबाजी करते रहे कश्मीर के आवाम से अपने दोहरे मापदंड के आधार पर। चिंता इनको ये है कि जिस प्रकार की राज्यपाल शासन में इनके खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इनके घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए, जम्मू कश्मीर की लूट खसूट को लेकर के, ये सारे उसके लाभार्थी रहे पिछले 30-40 वर्ष। इन्हें लगता है कि यदि ये कार्रवाई इस तरह से निर्णायक मोड़ तक पहुंची तो इनके नाम सामने आएंगे, इनका पर्दाफाश होगा और साथ ही साथ जो जनाधार इनके पैरों तले खिसकता जा रहा है, अब वो जमाना जाता रहा कि 8-10% वोट लेकर के ये लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बन पाएंगे। 10,000 सैनिक जो मूवमेंट हुआ उस पर भी तो ये जितेंद्र सिंह जो कह रहे हैं कि राज्य के जो स्थानीय दल हैं वो केवल अपनी राजनीति के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहा हूं नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट आजम खान ने लोकसभा में माफी मांग ली है। आजम खान ने डिप्टी स्पीकर रमा देवी से काबिल एतराज जुमले अदा किए थे, जिस पर हंगामों का सिलसिला जारी था। आजम खान के माफी मांगने से मामला खत्म हो गया है। आजम खान के माफी मांगने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उन्नाव मामले पर भी बात की जाएगी। संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने पहले भी कहा था हमारी बहन समान है। बात को एक बार कहें या 1000 बार कहें, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। ठीक है। इस्मत दरी के शिकार मुतासरा के हादसे के मामले में यूपी के डीजीपी ने सीबीआई से जांच कराने की बात की है। डीजीपी ने कहा कि अगर मुतासरा का खानदान मुतालबा करता है तो इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। गुज़िश्ता रोज रायबरेली में ट्रक और कार तसादुम में उन्नाव इस्मत दरी की मुतासरा शदीद जख्मी हो गई थी। इस्मत रेजी की मुतासरा को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया है, जहां वो जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। इस हादसे में मुतासरा की चाची और दीगर एक खातून की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्नाव इस्मत दरी मुतासरा अपनी मां, चाची और वकील के साथ रायबरेली की जेल में बंद अपने चाचा से मिलने के लिए जा रही थी। मुतासरा के बाप की पुलिस हिरासत में पहले ही मौत हो चुकी है। आइए देखते हैं इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया का क्या कहना है। उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
और विशेष रूप से महिलाओं के ऊपर अत्याचार, इन्हीं के अपने लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो बलात्कार के आरोपी हैं इस मामले में। और बलात्कार के आरोपी से पैरवी करने वाले उनके चचा, उनको फर्जी मुकदमे में रायबरेली में जेल में बंद कर दिया गया। जब उसको मिलने जाते हैं तो सुरक्षा उनके साथ जाती नहीं है। जो लौट के आते हैं, लौटते समय उस गाड़ी का एक्सीडेंट किया जाता है उस ट्रक से। वो ट्रक के जो नंबर प्लेट है वो काली स्याही से पोती हुई है और सिक्योरिटी उनके पास है नहीं। तो ये पूरी सब अगर परिस्थितियों को देखा जाए, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से सुनियोजित ये घटना है और उनको जो सबूत है उसको ख़त्म करने का ये पूरा प्रयास है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं, उनके समर्थन में शासन, प्रशासन और सरकार जुटी हुई है। जाहिर है जो विधायक आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी हुई है। अपराधी तत्व किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के संगठनों में प्रवेश कर गए हैं और वो जब अपराध करते हैं तो उनकी तरफ किसी प्रशासन की हिम्मत नहीं उंगली उठाने के लिए कार्रवाई करना तो दूर रहा। उन्नाव के इस्मत दरी की शिकार लड़की के सड़क हादसे के मामले को समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में उठाया। इन्होंने राज्यसभा में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। से कि रेप पीड़िता जा रही थी, आज से ट्रायल शुरू था इलाहाबाद में, गवाह पेश होने थे। उसको जिस तरह से मारने की कोशिश की गई, जिसमें उनकी गवाह थी मौसी और चाची, दोनों की डेथ हो गई, ड्राइवर की डेथ हो गई और जो वकील उनके साथ जा रहे थे वो वेंटिलेटर पे हैं। और दुर्भाग्य यह है कि जो सिक्योरिटी मिली हुई थी वो सिक्योरिटी छुट्टी पर चली गई थी। जिस ट्रक ने टक्कर मारा उसके आगे और पीछे की जो नंबर प्लेट्स थी उन पर ग्रीस लगी हुई थी। प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कि इस मामले में सर, जब रेप पीड़िता के पिता गए थे पुलिस में रिपोर्ट कराने कहने के लिए, तो उनकी इतनी पुलिस ने पिटाई की कि उनकी डेथ हो गई। फिर लड़की को मुख्यमंत्री के आवास पर जाना पड़ा। मुख्यमंत्री के आवास पर आत्मदाह की जब उसने कोशिश की, तब मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच हुई। सुनिए साहब, ये बहुत गंभीर मामला है। और आइए आपको दिखाते हैं उन्नाव रेप मामले में कब क्या हुआ। 4 जून 2017 बीजेपी के एमएलए कुलदीप सेंगर ने मुतासरा की इस्मत दरी की थी। मुतासरा मेंबर असेंबली के घर काम मांगने गई थी। 11 जून 2017 इल्जाम के बाद मुतासरा गायब हो गई। अहले खाना ने शिकायत दर्ज कराई। 20 जून 2017 पुलिस ने मुतासरा लड़की को अदालत में पेश किया। सीआरपीसी सेक्शन 164 के तहत अदालत में मुतासरा का बयान दर्ज किया गया। 20 जून 2017 मुतासरा ने पुलिस पर बयान में असेंबली मेंबर कुलदीप सेंगर का नाम नहीं शामिल करने का इल्जाम लगाया था। 3 जुलाई 2017 मुतासरा ने पुलिस पर हिरासत करने का इल्जाम लगाया। 8 अप्रैल 2018 सेंगर के खिलाफ एफआईआर का मुतालबा करते हुए मुतासरा ने वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह के बाहर खुदकुशी की कोशिश की। 9 अप्रैल 2018 जिला जेल में शिफ्ट करने के चंद घंटों बाद ही मुतासरा के वालिद की मौत हो गई। 11 अप्रैल 2018 योगी सरकार ने इस केस को सीबीआई में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। 12 अप्रैल 2018 इस्मत दरी का मामला सीबीआई के हवाले किया गया। इस्मत दरी के इल्जाम में सेंगर पर फर्द जुर्म आयद हुई। 13 अप्रैल 2018 सेंगर को हाईकोर्ट के हुक्म पर सीबीआई ने हिरासत में लिया। 11 जुलाई 2018 सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में सेंगर का नाम शामिल।